क्लास 12th हिंदी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। अगर आप आज की क्लास को पूरा देखते हैं तो मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं कि आप बिहार बोर्ड एग्जाम में जो 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसको आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सेशन को। पहला चैप्टर है मेरा कड़बक। करबक है, करबक के बारे में पहले जान लेते हैं। करबक के रचयिता है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्हें प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। उनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म जायस कबरा मेठी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उनके गुरु थे मोहिद्दी और अशरफ। उनके पिता के नाम थे ममरेज, मलिक शेख ममरेज। वह एक आंख और एक कान से वंचित थे। ये था लेखक का कुछ परिचय। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है चित्ररेखा। चित्ररेखा चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि जायसी का जन्म जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म जायस कब्र अमेठी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर करवक के कवि कौन है? करवक के कवि कौन है? तो करवक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद की कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद की कविता करवक है। कौन सी कविता है? करवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जायसी किस तरह के कवि थे? तो जायसी जो थे वो सूफी कवि थे। कैसे कवि थे? सूफी कवि थे। जायसी के पिता का नाम क्या था? यहाँ पे गलत दिया है कि यमरेज दे दिया, यहाँ होता है ममरेज। क्या होता है? ममरेज। तो शेख ममरेज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी क्या थे? तो जायसी एक फकीर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो वो भक्ति वक्ति यार में नहीं थे, ज्ञान मार्गी यार में नहीं थे। वो प्रेम प्रेम मार्गी थे, तभी तो उन्होंने पद्मावत के बारे में लिख दिया और चित्तौड़ के राजा के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? काव्य की भाषा कौन सी है? जायसी किस भाषा में लिखते थे? तो जायसी जो थे वो अवधी भाषा का यूज करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जायसी की के काव्य काव्य का मुख्य रस क्या था? तो उनके काव्य का मुख्य रस जो था वो श्रृंगार रस था। क्या रस था? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को कैसे जोड़ा है? तो रक्त के लय से जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? रक्त के लय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो वो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत भी है, चित्ररेखा भी है और अखरावट भी है। ये भक्तमाल जो है ये नाभा दास का है, इसलिए ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति और नदी की भांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र की भांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से प्रेम के पीर कवि है। प्रेम के पीर कवि कौन है? इसका जवाब देंगे, प्रेम के पीर कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? तो वो प्रेम के पीर मलिक मोहम्मद जायसी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि करबक कहाँ से लिया गया है? करबक कहाँ से लिया गया है? करबक जो है, करबक कविता जो है ये पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से? पद्मावत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करबक के रचयिता का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जायसी रचित
पद्मावत की भाषा क्या थी? तो पद्मावत की भाषा क्या थी? तो पद्मावत की भाषा भी कौन सी पद्मावत की भाषा भी अवधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? अ, सगुन कृष्ण भक्ति, सगुन राम भक्ति, प्रेमा, वो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के नहीं थे, वो प्रेम में थे, प्रेम मानक काव्य परंपरा के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जायसी ने अपनी आंख की उपमा यानी कि तुलना किससे की है? तो जायसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वो प्रेम मार्गी शाखा के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? जायसी की कृति कौन सी नहीं है? तो जायसी की पद्मावत भी है, आखिरी कलाम भी है, अखरावत भी है, लेकिन मृगावती नहीं है, मृगावती नहीं है। और पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, सूरदास। सूरदास के बारे में जानते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1583 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। और इनके जो दीक्षा गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे और शिक्षा गुरु थे वो शेष सनातनी दास थे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति धारा, और ये बता दें कि ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। निम्नलिखित में कौन कवि सगुण सगुण भक्ति धारा के हैं? सगुण भक्ति धारा के कौन है? तो ये हैं सूरदास जी, सूरदास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, भोजन करी नंद लिहु मांगत सूर अठनिया, इस उक्ति शीर्षक कविता की है? यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इस पंक्ति में यह कहा गया है कि जब नंद यानी कि कृष्ण भगवान वो अचमन करते हैं खाना खा के, तो सूरदास उनका जूठा मांगते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास के पद से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति जो है जागिए ब्रज, यह पहले पद में सूरदास कृष्ण जी को संबोधित करते हुए, जगाते हुए कहते हैं, तो सूरदास के पद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सीही, अमेठी, बांदा, जयपुर। तो सूरदास का जन्म स्थान सीही था, दिल्ली के निकट सीही में। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी सु से सूर्य और स्व से सूर्य, सूरदास होगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्यदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रामवती गौ खरकानी में बछड़ा हित, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह सूरदास के पद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की अभिरुचि सत्संग में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन थे? तो जो कृष्ण भक्त थे वो सूरदास थे और तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सूरदास की कौन सी कृति रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, छप्पन नाबादास का है, करबक मलिक मोहम्मद जायसी का है, सूरदास का सूरसागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? तो वो थे सूर्यदास जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि सूरदास किस धारा के कवि थे? सूरदास किस धारा के कवि थे? सूरदास कृष्ण आश्रयी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? तो कृष्ण जो है वो नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण किसको सूचना दी जाती है? तो प्रथम पद में जो है कृष्ण को सुबह होने की सूचना दी जाती है, यानी कि भोर होने की सूचना दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जी जो है वो हिंदी साहित्य के
भक्ति काल, यानी कि देखिए 1 से 4 चैप्टर तक जो कवि है वो भक्ति काल के, और एक है बीच में 5वां चैप्टर में भूषण, कवित्व के जो लेखक है भूषण, वो है रीति काल के, उसके बाद सब आधुनिक काल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की रचना देखिए सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सुरसावली भी है, लेकिन सतसई नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरदास की रचना है, देखिए इस सूरसागर हो जाएगा, दोहावली और गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। अगला अगला देखते हैं, 19। सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो मीरा ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कछुत खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद की रनिया कौन सी अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्यामी कौन से अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। देखिए 2018 में पूछा, 2021, 2022 में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की जो रचना की भाषा है वो सूरदास जी जो थे वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव में, यानी कि अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व तुलसीदास किस पद भाव में लिखते थे? तो वो दैन्य भाव में लिखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिमित लगा क्योंकि क्योंकि वह क्या है? वह एक गीति काव्य है, गीति काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राधा रसकेली किसकी रचना है? राधा रसकेली भी सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। सूरदास किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन कौन रस है? तो सूरदास के संकलित पदों में जो है वात्सल्य रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है किसकी रचना श्रीमद् भागवत गीता के पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है? तो जो सूरसागर की रचना हुई है वो श्रीमद् भागवत गीता को ही देखकर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो उनको सूरदास बहुत अति पूजते थे। अगला क्वेश्चन नहीं, 35 क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में जानते हैं कुछ। तुलसीदास जी का जन्म 1443 ईस्वी में हुआ था और राजापुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। और इनके बचपन का नाम था राम बोला, इनको सब राम बोला कहकर बुलाया करता था। उसके बाद इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे थी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, शिक्षा गुरु से सनासनी दास थे और ससुर दीनबंधु पाठक थे। अगला तब देख लिया हमने लेखक परिचय। अब इनके क्वेश्चन को देखते हैं। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो राम बोला नाम तुलसीदास का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाम ले भरे उदर
एक प्रभु दासी दास कहे। मतलब तुलसीदास कहते हैं कि मेरा जो प्रभु का नाम लेकर ही मेरा पेट भरता है। तो यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यह पंक्ति तुलसीदास के पद से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि हिंदी का समन्वयवादी समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को माना जाता है। और हिंदी साहित्य के सूर्य किसे माना जाता है? सूरदास को। और पूछेगा कि हिंदी प्रेम के पीर के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तुलसीदास का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तुलसीदास का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो उनका जो श्रेष्ठतम महाकाव्य था वो रामचरितमानस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तुलसी का अस्थाई निवास कहाँ था? तुलसीदास का अस्थाई निवास कहाँ था? तो उनका जो अस्थाई निवास था, तुलसीदास का अस्थाई निवास वह काशी में था। कहाँ था? काशी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वरय रामायण यानी कि रामायण किसकी रचना है? तो वो भी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी में काशी में रहकर तुलसी ने अध्यापन किया कितने वर्षों तक? उन्होंने 15 वर्षों तक काशी में रहकर अध्यापन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तुलसी ने अपने युग की किन 2 कवियों को साहित्य भाषाओं को अपनाया? तो तुलसी ने 2 भाषाओं में अपनी कविताओं को लिखा। वह 2 कवियाँ थी भाषाएं, अवधी और ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, लगभग 6 से 7 बार पूछ चुका है कि दीक्षा गुरु उनका कौन थे? तो उनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तुलसी की पत्नी का क्या नाम था? तुलसी की पत्नी का क्या नाम था? तुलसी की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि तुलसी की माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम हुलसी था। उनको पाला था चुनिया ने। किसने पाला था? चुनिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो था, उनका जन्म था उन्होंने 1543 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे कि हिंदी में जो ज़्यादातर लेखक हैं वो उत्तरी प्रदेश के हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। देखिए सूरदास का भी जन्म वो सूरदास का दिल्ली में हुआ था, लेकिन वो जो करबक के कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, उनका भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 रामचरितमानस किनकी रचना है? रामचरितमानस किनकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसी किस शाखा के कवि थे? तो तुलसी जो थे वो राम मार्गी कवि थे, वो राम को मानने वाले कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली जो है यह तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि तुलसीदास का किस चीज की भूख थी? तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तो तुलसीदास को जो थी वह वह भक्ति की भूख थी। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी के कैसे महाकाव्य है? तो वह एक जातीय महाकवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो प्रथम पद में वह सीता माँ की स्तुति की है। उन्होंने सीता माँ से यह कहा है कि ये अपने अपने शिष्य के बारे में बता देने के लिए। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो तुलसीदास के दोनों पदों में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तुलसी के प्रथम पद में अपना परिचय दिया है। तुलसी ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो वह एक दीन दुखिया के रूप में अपना परिचय दिया है। अगला क्वेश्चन है, कब टुम्ब अम्ब अवसर पाई अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया? तुलसीदास माता सीता को कहते हैं कि माता अगर अवसर मिले तो मेरे बारे में राम जी को कह देना। तो वही कह रहे कभी भी अवसर मिले तो मेरे बारे में कह दीजिएगा। तो वह किनको कह रहे हैं? तो वो सीता जी को कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की रचना जो है वो दोहावली है। दोहावली शिवा बावनी जो है यह
शिवा बाबनी जो है यह शिवा बाबनी जो है यह इसमें राजा जो वो है क्या कहते हैं, नहीं याद आ रहा अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हाँ, अगला चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 4, छप्पय। छप्पय के बारे में पहले हम कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। छप्पय के जो रचयिता हैं नाभा दास हैं इनके लेखक, और नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। नहीं, 1600 ईस्वी में, हाँ 1570 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनका निधन 1600 ईस्वी, मात्र 30 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। छप्पय क्या है? छप्पय एक छंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभादास का काव्य रचना था। नाभादास का काव्य रचना था, तो नाभादास का काव्य रचना जो था वो वृंदावन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के नाम पर क्या थी? तो वो माधुर्य भाव का पुट था, माधुर्य भाव का पुट था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो वो वैष्णव दर्शन के संत थे। अगला क्वेश्चन है, बीज के रचयिता कौन है? बीज के रचयिता कौन? बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के, यानी कि बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर दास है इनके रचयिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि छप्पय शीर्षक शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पय के रचयिता कौन है? तो छप्पय के रचयिता नाभादास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 कि नाभादास की कौन सी रचना है? नाभादास की कौन सी रचना है? नाभादास की कौन सी रचना है? तो करबक जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। उषा जो है वो शमशेर बहादुर सिंह का है। उसके बाद कवित जो है वो भूषण का है। नाभादास का रचना तो ये हो जाएगा छप्पय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास जो थे ये सद्गुणोपासक राम भक्ति के कवि थे। कैसे कवि थे? सद्गुणोपासक सद्गुणोपासक राम भक्ति के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास के मित्र ही थे कौन? तुलसीदास, तो उन्हीं के ना समकालीन होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो नाभादास का जो जन्म था वो 1570 में हुआ था और मृत्यु 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी कविता सुनकर नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की कविता सुनकर नाभादास सिर झुका लेते हैं। नाभादास ने अपने कविता में कबीरदास और सूरदास के का बखान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सी रचना नाभादास की है? नाभादास की रचना कौन सी है? सूरदास तो ये सूर सागर तो सूरदास के हैं। बिहारी सत्य नहीं है, अपने बुक में बीजा के हैं, बीजा कबीरदास के हो गए। उसके बाद ये भक्तमाल हो जाएगा। कौन सी रचना नाभादास की रचना कौन सी हो जाएगी? भक्तमाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थाई निवास जो था वो कहाँ था? वो वृंदावन था। कहाँ था? वृंदावन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि संपूर्ण भक्तमाल किस छंद की वंदना की गई है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की वंदना की गई है? संपूर्ण भक्तमाल में जो है वह जो है संपूर्ण छंद में छप्पय की वंदना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 छप्पय कितनी पंक्ति का छंद होता है? इसको बोलने ही से पता चल जाता है कि छप्पय 6 पंक्तियों का एक छंद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर के कवित्व को सुनकर क्या करते हैं? तो सभी जो हैं सूरदास की कविता को सुनकर सभी सिर चालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सूर कवित्व सुन कवि कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? तो कबीर कभी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है नाभादास में जाति पाति और वर्णाखंडन किस कवि को कहा है? तो
कबीर दास को कहा। वो कबीर दास कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? तो हमने बताया था कि 4 से पहले 5 चैप्टर से जितने भी पहले होंगे उनका जो काल होगा भक्ति काल, और जो 5वां चैप्टर जो भूषण के द्वारा कविता लिखा गया है वो केवल रीति का, उसके बाद जितना भी है वो आधुनिक काल। तो इनका उदय जो है भक्ति काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन करता है? तो कबीरदास सबके हित का वचन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ होता है अविश्वास। क्या होता है? अविश्वास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभा दास के जो दीक्षा गुरु थे वो स्वामी अग्रदास थे। कौन थे? स्वामी अग्रदास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के जो रचयिता है वो नाभा दास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि विमल बुद्धि तासुकी जो यह गनु श्रमण धोए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह छप्पई से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? छप्पई से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभा दास किसके शिष्य थे? तो नाभा दास जो थे अग्रदास के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास किस शाखा के कवि थे? कबीर दास किस शाखा के कवि थे? तो कबीर दास जो थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। नाभा दास किस काल के कवि थे? नाभा दास किस काल के कवि थे? जो नाभा दास थे वो भक्ति काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभा दास की कविता में किन दो कवियों, तो वह अपने कविता में सूरदास और कबीर जी के बारे में बताते हैं। अगला तुम हमारा चौथा चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब देखेंगे हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, कवित जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में तिकवारपुर में हुआ था। इनका भी उत्तरी प्रदेश है, तिकवारपुर उत्तर प्रदेश। इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके जो भाई थे, एक भाई इनके जो थे ना वो शंभू रत्न थे, और इनको जो है ना, इनको बुंदेलखंड के राजा जो थे, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल और शिवाजी का बखान इन्होंने। देखते हैं सारे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। किनके? भूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लकती लपकी कंठ बैरिन नागिन सिया उक्ति किस शीर्षक कविता में है? तो यह छप्पई में है कि यह भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल की जो तलवार है वह दुश्मनों के गर्दन में नागिन की तरह लिपट गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चिंतामणि किस काल के कवि थे? जो चिंतामणि थे ना वो भूषण के भाई ही थे। चिंतामणि कौन थे? भूषण के भाई थे। जब भूषण रीति काल के तो उनके भाई भी रीति काल के होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सब MCQ क्वेश्चन है जो पीछे पूछे गए हैं, और कुछ कुछ नए प्रश्न भी हैं जो पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या, अपना ज़िंदगी तो मस्त चल ही रहा है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण की कविता कौन है? तो भूषण की कविता जो है वो कवित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? भूषण की कविता में जो है वीर रस पाया जाता है, क्योंकि इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का बखान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है? तो 10 छंदों में। कितने छंदों में? 10 छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7
है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इनके कवि भूषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं, तो यो रीति युक्त, यानी कि रीति काल के हैं तो रीति युक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो कवित के प्रथम पद में वीर रस है और कवित के दूसरे पद में जो है वह विभत्य रस है। अगला क्वेश्चन, कवित के दूसरे पद में किस रस की अभिव्यंजना है, तो विभत्य रस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, तो भूषण ने मुख्यतः खड़ी बोली में रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्रसाल की तलवार कौन सा रूप धारण की है, छत्रसाल की तलवार कौन सा रूप धारण की है, तो छत्रसाल की जो तलवार है रौद्र रूप धारण की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, काली को कलेव देती है, यानी कि काली को भोजन देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि लपकी लगती लपकी कंठबैरी नागिन से कौन सा अलंकार है, इसमें जो अलंकार है यह उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा दी जा रही है, नागिन से, तलवार की उपमा नागिन से दी जा रही है, इसलिए उपमा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है, भूषण की रचना कौन सी है, साकेत नहीं है, भक्तमाल नाभादास का ये भी नहीं है, कामायानी जयशंकर प्रसाद का है ये भी नहीं है, तो भूषण की रचना शिवराज भूषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, तो शिवाजी की तुलना समुद्राग्नि से की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भूषण ने के प्रथम दंड में कौन सा रस है, भूषण के प्रथम दंड में वीर रस है और भूषण के द्वितीय 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 छंद में रौद्र रूप लिया है, रौद्र रूप छत्रसाल के रौद्र रूप का बखान किया है और पहले में शिवाजी का वीरता का बखान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यौन मले वंश पर शेर शिवराज हैं, यह उक्ति किस किस शीर्षक की है, तो आपको अगर दिख जाए शिवराज शिवराज दिख जाए, कंस वंश मलेच्छ वंश दिख जाए तो सीधा मार दीजिएगा, यह कवित से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की 20 है कि कौन सी कृति भूषण की है, कौन सी कृति भूषण की है, तो भूषण की जो कृति है वह शिवा बावनी है, कौन सी कृति है, शिवा बावनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि कौन दी थी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसेन ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का भूषण है निरूपण है, तो 105 अलंकारों का निरूपण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है, तो 52 मुक्तों में शिवा 52 मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है भूषण के प्रिय नायक कौन थे, भूषण के प्रिय नायक कौन थे, तो भूषण के प्रिय नायक शिवाजी और छत्रसाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, शिवाजी के बेटे का क्या नाम था, तो साहूजी उनके बेटे का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिवा बावनी में कितने मुक्तों का कितने मुक्त हैं, तो 152 नहीं 52 मुक्त हैं, टोटल 52 मुक्त है शिवा बावनी में। अगला क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में छंद कौन सा छंद है, तो 110 300 210 छत्रसाल दशक में 10 छंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 भूषण के पिता का क्या नाम था, भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो शिवराज भूषण भूषण की कृति है। अगला क्वेश्चन भूषण भूषण किस काल के कवि थे, तो भूषण जो थे वो रीति काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
शिवा बावनी में कितने मुक्तों का है? शिवा बावनी में कितने मुक्त हैं? तो 52 मुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी के कौन थे? तो चिंतामणि जो थे वो त्रिपाठी के भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी जो थे भूषण के भाई थे। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो शिवा बावनी में जो है शिवा बावनी में जो है शिवाजी की वीरता का बखान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो छत्रसाल दशक जो है ये भूषण की कृति है। तो हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। अब हमारा चैप्टर 6 शुरू हो रहा है, तुमुल कोलाहल कला में। तुमुल कोलाहल कला में इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनके निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके जो दादाजी थे इनके जो दादाजी थे वो शिवरत्न साहू, जो खैनी बेचा करते थे। और इनके और इनके जो मुख्य कुछ कृतियां हैं, जैसे झरना, लहर, आंसू, तितली इत्यादि बहुत हैं। कितना याद करिएगा, बहुत हैं। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2024 में पूछ चुका है। छायावादी कवि कौन है? तो एक ही छायावादी कवि है अपने पूरे बुक में, तो वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? कामायनी कौन है? कामायनी महाकाव्य में कामायनी महाकाव्य में कामायनी जो है एक लड़की है, जिसका नाम क्या है? श्रद्धा है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ था। इनका जो जन्म था वो जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो इनका जो महाकाव्य है ये कामायनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जो कंकाल है ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है कि चीर विषाद विलीन मन किस कविता की है? तो ये भी है तुमुल कोलाहल कला में से। अगला क्वेश्चन है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि आंसू आंसू किसकी रचना है? आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी? तो तुमुल कोलाहल कला में इनकी कविता है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो था 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो इनके जो पितामह थे यानी कि दादाजी कौन थे? तो इनके दादाजी थे वो शिवरत्न साहू थे। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में थे जब वह पितृ विहीन हो गए थे? जब वह 12 साल के थे तभी से उन पर से पिता का साया उठ चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? आंख बंद करके आधुनिक काल मार दो, क्योंकि काल पूछे तो अगर 4-5 चैप्टर से पहले है तो रीतिकाल, भक्ति काल 5 चैप्टर से पहले है तो भक्ति काल, अगर 5वां चैप्टर कवित है, एक ही कवित में वही रीतिकाल है भूषण जी, उसके बाद इधर जी जो भी पूछे तो सब आधुनिक काल के कवि हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं और साथ ही साथ आधुनिक काल के भी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक आधुनिक मानवता सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो कामायनी में ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की रचना है? कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की रचना है? तो कामायनी एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो यह जो है झरना काव्य संकलन, यह जो है
यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी। किधर है तितली? भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई का क्या नाम था? तो उनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न जी। किधर हैं? इधर है शंभू रत्न जी, यही थे उनके बड़े भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? जयशंकर, देखिए जानकी मंगल इनकी नहीं है, यह तुलसीदास जी की है। पद्मावती यह मलिक मोहम्मद जायसी की है। शिवराज भूषण भूषण की है। लेकिन ये जो है यह जयशंकर प्रसाद की है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकाल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मन की चंचलता से मनुष्य का शरीर थक जाता है। क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो प्रसाद जी की जो है तुमुल कोलाहल कला, वो प्रसाद जी की कामायनी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? सजल जलजात में यानी कि सजल जलजात कौन सा अलंकार है? तो यह रूपक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं उषा की ज्योति की कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाकती किसके लिए तरसती है? चाकती एक पक्षी है और वह स्वाक्षी नक्षत्र के एक बूंद पहले देखिए, चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो है वह स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए यानी कि जल के बूंद के लिए वह तरसती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जयशंकर प्रसाद की ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो उन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो झरना प्रसाद जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इनकी इरावती जो है वो अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद जी रचित महाकाव्य का नाम क्या है? प्रसाद जी के द्वारा रचित महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कामायनी है प्रसाद जी के द्वारा रचित, और तुलसीदास के द्वारा रचित सबसे बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनके द्वारा रचित पद्मावत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद सफलतम नाट्यकृति है? तो उनकी जो सफलतम नाट्यकृति है वो ध्रुव सामनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? वह छायावाद के कवि थे। कैसे कवि थे? छायावाद के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है, जयशंकर जी का जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है यह एक प्रकार का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है वह एक प्रकार की नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, और जयशंकर प्रसाद का सबसे सफलतम नाटक ध्रुव स्वामिनी ही है। अगला क्वेश्चन है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। अगला क्वेश्चन है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कहानी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन, तो कुल 37 प्रश्न थे तुमुल कोलाहल कला से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, कुछ नए भी थे और ज़्यादातर उसमें पूछे गए प्रश्न ही थे। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे पुत्र वियोग। कौन सा चैप्टर देखेंगे? पुत्र वियोग। पहले हम लोग जान लेते हैं पुत्र वियोग के लेखक कौन है। तो इनकी लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी निधन जो है 1948 में कार एक्सीडेंट में हुआ था। इनका पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। और इनके जो कुछ
कृतियां हैं जैसे मुकुल, बिखरे मोती, सभा का खेल। और यह जो है ना, वह यह जो है ना कांग्रेस के सरकार में एमएलए भी रह चुकी है। किसके सरकार में एमएलए रह चुकी है? कांग्रेस के सरकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिर भी कोई, पहले इस कहानी का थीम बता दे तो इस कहानी है क्या। देखिए कहानी में यह है कि कहानी में लेखिका का एक पुत्र होता है जो जो मर जाता है, डेथ कर जाता है। तो लेखिका ने उसी पर एक कहानी लिखा है जो काफ़ी काफ़ी दर्दनाक कहानी है। देखते हैं क्वेश्चन। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? कवित्री कहती है कि मया के सामने मेरा पुत्र छिन गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर गया। खिलौना, वो अपने पुत्र को खिलौना कहती थी। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो पुत्र वियोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? यानी कि मेरा खोया बेटा अब तक मेरे पास ना आया, तो यह प्यारे नन्हे बेटे को नहीं मार दीजिएगा, पुत्र वियोग होगा, क्या समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो माँ का जीवन पुत्र के बिना सूना सूना हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो सूना सूना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती? माँ समझती थी अगर अपने बेटे को गोद से उतारूंगा तो उसे ठंड लग जाएगी, यानी कि शीत लगने से डर से वह अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती थी। अगला क्वेश्चन है कि मैं आशाएं विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यानी कि मैं देखती रह गई, मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा खो गया। यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो यह पुत्र वियोग से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कोई अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी में एमएलए रह चुकी है? तो वो जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि नहीं, कांग्रेस में। यार कांग्रेस में पहले ही मैं बोला था, फिर भी अभी गलती, कांग्रेस में रह चुकी है एमएलए। अगला क्वेश्चन है, भाई लोग बोलने में नहीं हो रहा है, इतना लगातार बोल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। आप भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वह राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो मुकुल भी उन्हीं का है, धारा भी उन्हीं का है, बिखरे मोती भी, लेकिन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति कौन सी है? तो पद्मावत तो जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। तो इरावती इनका है, इरावती अभी जो जयशंकर प्रसाद का इरावती है, काट का सपना पता नहीं है किनका है। तो सभा का खेल जो है ना, यह इनका है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा जी के शीर्षक में साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? यह मुक्ति बोध जी ने उनके बारे में टिप्पणी की थी, अच्छी बातें कही थी। मुक्ति बोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो माँ को उनके मन को समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है पुत्र की मृत्यु होने पर। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना वो अपने पुत्र को खिलौना कहती थी। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? मैंने शुरू में बताया था कि इनकी कार दुर्घटना में 1948 में इनकी मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि
वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? बाप रे बाप, ऐसी औरत तो होना चाहिए जो पढ़ाई छोड़कर अपने देश के लिए असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। तो वह कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान थी। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन उसके उसके पुत्र के निधन के कारण उनका जीवन सूना सूना लग रहा था। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय इसलिए कहती हैं क्योंकि उनके पुत्र का निधन हो गया था, यानी कि पुत्र से बिछड़ाव यानी कि पुत्र वियोग हो गया था, इसलिए। पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए किसके लिए पत्थर को देवता मानती है? तो कवित्री अपने पुत्र के लिए पत्थर जैसे पत्थर को भी अपना देवता मानती है। अगला क्वेश्चन है गुलामी की नशा किसकी रचना है? तो गुलामी की नशा जो है ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, क्योंकि देखिए ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति देव जी थे, और उन्हीं का जो यह एक रचना है वह भी एक राइटर थे अच्छे। गुलामी का नशा किनकी रचना है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती एक कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो निराला की रचना है सरोज स्मृति। अगला क्वेश्चन है कि क्राथवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो उनकी प्रिय मित्र थी महादेवी वर्मा, जो कि खुद स्वयं एक बहुत बड़ी कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो मुकुल प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? मुकुल। इन्हीं देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर ही सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। किस पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? पुत्र वियोगिनी की है। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह मुकुल से ली गई है। मुकुल के लिए इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह किस कविता से ली गई है? तो यह पुत्र वियोग से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो पुत्र वियोग रचना जो है यह एक शोक कविता है। कैसी है? यह एक शोक कविता है, इसलिए इसे शोक गीत कहा गया है। कैसी है? शोक गीत, याद रखिएगा, शोक गीत है। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला चैप्टर है उषा के जो लेखक है, उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है लेखक इनके? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। उनका निधन 1993 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म देहरादून में हुआ था, उत्तराखंड में। देहरादून के उत्तराखंड में। इनके माता पिता का नाम प्रभु देई एवं तारीफ सिंह था। क्या था? प्रभु देई एवं तारीफ सिंह। तो देखते हैं इनका प्रश्न है राग से लिपा हुआ चौका यह किस शीर्षक की कविता है? तो राग से लिपा हुआ चौका यह पुत्र वियोग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है देखते हैं क्वेश्चन कि राग से लिपा चौका यह किस पंक्ति की है? तो राग से जो लिपा चौका है वह उषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उषा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि
जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह उषा से ली गई है कि वो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सूर्य का जादू सूर्य जब निकलता है तो उसका जादू टूटने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि इतने पास शीर्षक संकलन किस कवि की लिखा है? तो इन शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है इतने पास अपने। इनका इनका और भी कुछ कविता है, जैसे चुका भी नहीं है, कुछ और कविताएं, बोलेगी बात बोलेगी, काल तुझे होर मेरी, टूटी हुई बिखरी, कहीं दूर और सुन, सुकून की तलाश इत्यादि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने अधिनायक तो नहीं है, ये अधिनायक जयशंकर प्रसाद जी का है। और हार की जीत जो ज्ञानेंद्र पति जी का है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो इनका जो है, शमशेर बहादुर सिंह का है वो उषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य साहित्य का क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य का कवियों के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवियों के कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कवि के कवियों के कवि किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि कवियों के कवि जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अगर पूछे कि हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? तो वो सूरसागर को। अगर पूछे प्रेम के पीर कवि तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति संपादन किसने किया? शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो प्रतिनिधि कविता का इन्होंने किया था, नवंबर सिंह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटाता है? तो हाँ, मैंने बताया कि जब सूर्य उदय होने लगता है तो उषा का जादू टूटने लगता है, सूर्य उदय होने पर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो उर्दू हिंदी कोश में संपादन किए थे। किस कोश में? उर्दू हिंदी कोश में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 कि शमशेर बहादुर सिंह को किस साहित्यकार के समकालीन थे? शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो ये जो थे यह नागा अर्जुन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? नागा अर्जुन के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आना शुरू हुआ? तो इनकी जो रचना है तो दूसरा सप्तक में आना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है कौन सी? उदिता। कौन सी रचना है? उदिता। ये मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो उन्होंने रूस, कहाँ गया? सोवियत रूस की यात्रा 1978 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? शमशेर बहादुर सिंह ने कहाँ से बीए किया? तो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विद्यालय से रहा? शमशेर बहादुर कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? तो वह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ताल्लुक़ रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया? तो उषा कविता में प्रातः काल को नीले संख के समान बताया गया है। कैसा बताया गया है? नीले संख के समान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है जिसमें प्रकृति का गुणगान यानी कि वर्णन किया हो गया। तो उषा, उसमें सूर्य के प्रकाश का वर्णन है यानी कि प्रकृति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा सप्तक, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो था 13 जनवरी 1911 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इनका जन्म 1911 और इनका निधन 1993 ईस्वी में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम धर्मदेवी था। क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था धर्मदेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह सिंह की है? कौन सी कृति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की है? मुकुल मुकुल नहीं है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। गुलामी का नशा भी इनका नहीं है, ये लक्ष्मण का है गुलामी का नशा। अगला इसका हो जाएगा काल तुझे होर है मेरी, काल तुझे होर है मेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही है, या किस शीर्षक की कविता है? तो इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो जल में जब पड़ता है तो लगता है कि नीले जल में किसी किसी की शरीर हिल रही है। तो ये कहाँ से लिया गया? उषा से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? टूटे बिखरे हुए इनकी रचना है, टूटे बिखरे हुए इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, प्रातःकालीन आकाश कैसा है? प्रातः काल का आकाश कैसा है? ऑप्शन ए है नीले शंख जैसा, काली सीख जैसा, तो उजली सीप जैसा। इसका हो जाएगा नीली शंख, नीला के शंख समान है। अगला क्वेश्चन है कि किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है, सूर्य का प्रकाश का जादू टूटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा के कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, नहीं, शमशेर बहादुर सिंह, इनके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सॉरी गलती हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 28 है, चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूँ, तो यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो ये भी शमशेर बहादुर नहीं, यह इकबाल की रचना है। रुकिए देखना पड़ेगा, कहीं गलत तो इसमें नहीं दिया हुआ। सम क्या है? सुकून की तलाश, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश, हाँ, सुकून की तलाश ये गलत दिया, इकबाल की नहीं होगी, ये शमशेर बहादुर सिंह की ही होगी। सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह ही मारिएगा, ये गलत दिया हुआ है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? और तो इनका जन्म जो है वह देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये अब चैप्टर 9 पर हम लोग चलते हैं। तो चैप्टर 9 है जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके लेखक जो है उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, जो जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती बाई एवं पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध था। इन्होंने इन्होंने कई सारे कृतियाँ लिखी, जैसे तार सप्तम, एक कभी चांद का मुंह देवा, भूरी भूरी खाक, काठ सपना विपात्र इत्यादि। अगला इसका सारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मानव मुक्तिबोध, गजानन मानव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, दानव दानव दुरात्मा मानव, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जन जन का चेहरा एक। मतलब लेखक कहते हैं कि हमारे जो समाज में लोगों पर शोषण किया जा रहा है वह सभी की पीड़ा और तकलीफ सब कुछ है क्या? यहाँ शोषण करने वाले भी एक है और शोषित वर्ग भी एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 कि मुक्तिबोध ने एमए की किस विषय में किया था? तो एमए उन्होंने हिंदी विषय में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ था? उनका जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तो वो सयोपुर, कहाँ? सयोपुर ग्वालियर, कहाँ? सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है जो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 कि हिंदी साहित्य में गजानन हिंदी हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो हिंदी साहित्य में जो था वो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो उदय हुआ था वो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांट का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? कांट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन जन का चेहरा एक शीर्षक
कविता किसकी रचना है? तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में, इसमें गलत दिया था, मैंने काट दिया, यहाँ इनका श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुक्तिबोध ने किस विद्यालय से एमए किया था? मुक्तिबोध ने कहाँ से एमए किया था? तो इन्होंने एमए किया था नागपुर विश्वविद्यालय से। कहाँ से? तो नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया था? मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया था? तो उन्होंने नया खून नामक एक पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है कि मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनानंद गांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब काम उन्होंने देखिए प्रधानाध्यापक के पद पर राजनानंद गांव में काम किया था, तो कब किया था? तो 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अ, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की है? तो उन्होंने सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में नौकरी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध निराला के किस तरह के कवि हैं? मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है? तो वह एक क्रांतिकारी कवि है। कैसे कवि है? क्रांतिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्तिबोध के कविता संग्रह का क्या नाम था? तो मैंने आपको शुरू में बताया था, इनके कविता संग्रह का नाम था चांद का मुख टेढ़ा है। चांद का मुख टेढ़ा है, याद रखिएगा। नील नदी अमेजोन मिसौरी वेदना गीत गाती हुई बहती बहाती जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है। यह जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। जहाँ पे ऐसा आ जाए ना कि जिसमें देखिए यहाँ पे है ना एक की बात की, बहती हुई धारा की, जिंदगी की धारा एक, तो एक वाला बात आ जाएगा तो आप आंख बंद करके मार दीजिएगा, जन जन का चेहरा एक बाय गजानन मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो ज्वाला जो है वो आम जनता के बीच से उठती है। कहाँ से उठती है? तो आम जनता के बीच से उठती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के कवि के तार सप्तक के कवि के रूप में कौन सामने आए? तो तार सप्तक के जो कवि के रूप में मुक्तिबोध जी आगे आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं का संसर्ग किया है में आए? तो इसका हो जाएगा अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। अस्तित्व हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? मुक्तिबोध की रचना ये सूरसागर सूरदास की रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना, कामायनी एक पुनर्विचारिणी का रचना है मुक्तिबोध जी का, और मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसमें गलत दिया हुआ है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, इस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 कि साहित्य की शायरी किसकी रचना है? साहित्य की शायरी, ऑप्शन लगाइएगा, साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो साहित्य की शायरी मुक्तिबोध की रचना है। अगला अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 कि मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? लगाइएगा सारे लोग कि मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। क्या नाम था? माधवराज मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की है? मुक्तिबोध की कौन सी रचना है? तो दिव्यमान इनकी रचना नहीं है। भोर का तारा जयशंकर प्रसाद का है, ये भी नहीं है इनकी। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? मुक्तिबोध की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें देखिए कामायनी एक पुनर्विचारिणी की रचना है। कामाई देखिए नई कविता एवं आत्मसंघर्ष भी इन्हीं का है। कामायनी एक पुनर्विचार भी इन्हीं का है। भूरी खाक धूल भी इन्हीं का। बिहारी मूल्यांकन इनका नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 25 मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तो मुक्तिबोध जो थे वो तार सप्तक के कवि थे। कौन से सप्तक के? तार सप्तक के, याद रखिएगा। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था?
गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था उन गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है कि मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था? उनकी माता जी का क्या नाम था? तो पार्वती बाई उनकी माता का नाम था पार्वती बाई। और सारे बच्चे लोग बता दीजिएगा कि मुक्ति बोध यानी कि मानव मुक्ति बोध के पिताजी का क्या नाम था? लगाए बताइएगा सारे लोग कि मानव मुक्ति बोध के पिता क्या नाम था? तो माधव राज मुक्ति बोध। क्या नाम था? माधव राज मुक्ति बोध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था? मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था? तो मुक्ति बोध ने एक पत्रिका का संपादन किया था जिनका नाम था क्या? नया खून। नया खून का संपादन उन्होंने 1958 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1958 में नया खून नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है कि कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? मुक्ति बोध की कृति कौन सी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इनका यह कृति हो जाएगा। ये सब गलत दिया है, इसमें नहीं जाइए, गलत दिया है। मुक्ति बोध का कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इन्हीं का रचना है। एक सेकंड रुक जाइएगा, देख लेते हैं एक बार। चांद का मुख टेढ़ा है, चांद का मुख टेढ़ा है, इसमें द्रौपदी दिया है। चांद का मुख टेढ़ा है, चांद का मुख टेढ़ा है, इसमें द्रौपदी दिया है। भाइयों हमको गलती लग रहा है, द्रौपदी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 कि जन 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 के चेहरा के रचनाकार, तो इनके गजानन माधव मुक्ति बोध। फालतू का ये सब क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, मुक्ति बोध की कविता है, मुक्ति बोध की कविता क्या है, कौन सी है? तो जन जन की चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला प्रश्न देखते हैं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक, सौंदर्य शास्त्र के लेखक किसे माना जाता है? तो मुक्ति बोध को। किसे? मुक्ति बोध को। सौंदर्य शास्त्र के लेखक मुक्ति बोध। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक, तो कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10 है अधिनायक। आप सभी बता दीजिएगा कि अधिनायक के जो रचनाकार है वो कौन है? अधिनायक के जो रचनाकार है वो कौन है? तो आप सभी को बता दें कि अधिनायक के जो रचनाकार है वो रघुवीर सहाय है। कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। इनका निधन 1990 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और 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 इनके बारे में क्या बताएं, विशेष यही सब है, यही सब याद रखिएगा कि इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। एक बार वो याद रखिएगा, इनके जो पिताजी थे ना वो क्या थे? टीचर थे। इनके पिताजी क्या थे? टीचर थे और उनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। क्या नाम था? हरदेव सहाय। हरदेव सहाय। देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौमुदी नामक कविता के केंद्र, कौमुदी नामक कविता के केंद्र स्थापना किसने की? कौमुदी नामक कविता की केंद्र की स्थापना किसने की? यानी कि कौमुदी के राइटर कौन है? तो कौमुदी के राइटर जो हो जाएंगे रघुवीर सहाय। कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है कि सिंहासन पर बैठा उनके तमगे, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसमें रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि जो शासक है वो सिंहासन पर बैठते हैं और जनता उनका जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वही यहाँ पे कहते हैं। तो ये जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अधिनायक से लिया गया है। कहाँ से? सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह अधिनायक से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है कि हरचन्ना किस कविता का पात्र है? इसी हरचन्ना नामक बालक को पात्र बनाकर लेखक ने इस कविता को लिखा है और उन्हीं को
हरचन्ना एक लड़का है जो फटा सुथरा वस्त्र पहनकर जनगण मन गाते हैं, वही लड़का है। उन्हीं को केंद्र बनाकर इस कविता में बातें कही गई हैं। तो यह अधिनायक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अधिनायक से। लेखक कहते हैं कि देखिए जब गणतंत्र दिवस में एक लड़का फटा सुथरा वस्त्र पहनकर यहाँ जनगण मन कर रहा है, अपने आर्थिक इस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है, तब जो शासक वर्ग है वो क्या कहते हैं, घोड़े पे चढ़ के और इधर उधर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? देखिए आ गया ना, अभी बताए थे रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। तो रघुवीर सहाय के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवीर सहाय की उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनको किस कृति पर? तो बहुत अच्छा ये कृति है, लोग भूल गए। लोग भूल गए ये हमको कभी भूलते ही नहीं, ये बहुत आसान है कि लोग भूल गए। ये गजबे वाला ये कृति है कि लोग भूल गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यह डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो कहते हैं डर से जो है ना वो राजा का गुणगान कौन करवाता है? यह किस पंक्ति से है? यह किस पाठ से है? तो यह अधिनायक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है एक व्यंग कविता है। कैसी कविता है? एक व्यंग। वो एक प्रकार से सरकार पर व्यंग करते हैं। कौन? तो रघुवीर सहाय जी सरकार पर इस कहानी के माध्यम से व्यंग करते हैं, इसलिए यह व्यंगात्मक कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक किस पुस्तक किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो यह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। इन्हीं की एक कविता थी रघुवीर सहाय जी की, आत्महत्या के विरुद्ध, उसी से ली गई है अधिनायक कविता। पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में 2022 में पूछा है साइंस वाले में एक बार, हाँ 2020 2022 में पूछा है, इस बार भी पूछने की पूरा संभावना है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो यह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? तो आपको पता होगा कि इसी कृति के चलते लोग भूल गए हैं, इसी पर रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसलिए इसके जो राइटर हो जाएंगे वो रघुवीर सहाय जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो रघुवीर सहाय जी ने कौन सी कविता लिखी है? इसका ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, ये नहीं होगा। तो ये गांव का घर, ये तो ज्ञानेंद्रपति का, ये भी नहीं होगा। जन जन का चेहरा, ये गजानन माधव मुक्ति बोध, ये भी नहीं होगा। अधिनायक होगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिनायक। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो यह व्यंग करते हैं, एक शासन जो कर रहे हैं सरकार के लोग, उस पे व्यंग करते हैं। तो ये एक प्रकार का व्यंगात्मक कविता है, या व्यंग प्रधान कह सकते हैं, व्यंग प्रधान कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? और रघुवीर सहाय, हमने आपको बताया था कि जो 1 से 4 चैप्टर तक जो है, पहला चैप्टर से चौथा चैप्टर तक जो वो जो है वो भक्ति काल के कवि है, और जो बीच वाले एक जो है भूषण भूषण जो जो कवित्व के जो लेखक हैं वो रीति काल, उसके बाद जितने भी कवि हैं वो आधुनिक काल के हो जाएंगे। किस काल के हो जाएंगे? इसमें गलत लग गया, इसका हो जाएगा आधुनिक काल। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा सभी लोग। मैंने पहले ही बता दिया था चैप्टर शुरू होने से पहले कि रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय एक शिक्षक थे। इनका जन्म 1929 में, मृत्यु 1990 ईस्वी में हुआ था। इतना याद रखिएगा आप लोग। लेखक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कविता या कहानी की तुलना में, तो इसको याद रख सकते हैं आप, आसानी से याद होने वाली चीज़ है। लेकिन इसमें बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा, तभी याद होगा। तो इसका हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं
कि रघुवीर सहाय ने एमए किस विषय से किया था? तो रघुवीर सहाय जी ने एमए जो किए थे वो लखनऊ से किए थे। कहाँ से किए थे? जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं से इन्होंने क्या इनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। या इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो अधिनायक जो है, अधिनायक देखिए, अधिनायक जो है वो सत्ताधारी वर्ग है। वो नायक उस अपने आप को समझते हैं कि नहीं हम भगवान बन गए, इसीलिए उनको अधिनायक कहा गया है। सत्ताधारी वर्ग को, जो गरीबों को नहीं देखते हैं, गरीबों को बदहाल में छोड़ देते हैं। एक बार जीत गए उसके बाद उनको देखने भी, जब तक वोट लेने का टाइम रहता है तब तक वोट लेके फिर चले जाते हैं। उसके बाद वो जिए या मरे उनको उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तुत कविता अधिनायक हरचन्ना किसका प्रतिनिधि है? प्रस्तुत कविता में अधिनायक किसका किसका प्रतिनिधित्व है? देखिए, हरचन्ना हरचन्ना जो है ना वो आम आदमी का, यानी कि आम आदमी का जो है ना वह प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि देखिए, हरचन्ना जो फटा सुथरा जो पहन के जाता है वो आम आदमी का, जो वो आम आदमी, पूरा जितना आम आदमी है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? हरचन्ना करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हरचन्ना कौन है? हरचन्ना कौन है? हरचन्ना देखिए इसमें क्या क्या दे दिया है, मतलब कुछ भी। इसका देखिए आंसर देखिए, घर का नौकर दे दिया है, मतलब कुछ दे देता है। इसका हो जाएगा ये, एक आम आदमी था हरचन्ना। कुछ भी, अगर विद्यार्थी रहता तो विद्यार्थी मारते, घर का नौकर कैसे? वो घर में गया कब जो घर का नौकर बन गया? वो तो जनगणमन अधिनायक कर रहा था, तब वो घर में कैसे चल गया? एक आम आदमी होगा, नहीं रहता तो विद्यार्थी रहता तो विद्यार्थी मारते, लेकिन ये नहीं होगा। बहुत गलत क्वेश्चन देता है इसमें, जो नहीं पढ़े रहेगा उसको तो घुमा देगा ये सब। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए? अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के कवि के रूप में कौन आए? तो दूसरा सप्तक के रूप में कवि के रूप में रघुवीर सहाय जी आए थे। अगला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों, दूसरा सप्तक में कितने कवि थे? 7 कवि थे। तो उनमें जो कौन शामिल हुए थे? तो उनमें जो शामिल हुए थे वो रघुवीर सहाय जी शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? रघुवीर सहाय जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग करती है? किस पर व्यंग करती है? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यह व्यंग्यात्मक कविता है, जो जो सत्ताधारी वर्ग यानी कि जो राजनीति में है उन पे व्यंग करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समकालीन राजनीतिक व्यंग पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 21 है। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? तो आपको मैंने बताया कि रघुवीर सहाय 7 कवियों में से एक कवि जो थे वो उन्होंने दूसरा सप्तक में शामिल हुए थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा सप्तक। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की है? लिखने का कारण, यह किसके द्वारा लिखा गया है? लिखने का कारण, तो ये याद रखिएगा रघुवीर सहाय की है। लिखने का कारण रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि देखते हैं राष्ट्रीय त्योहार के किस हरचन्ना क्या पहने हुए है? राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचन्ना क्या पहने हुए है? तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचन्ना जो है फटा सुथन्ना कपड़ा पहन के जनगण मन गाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फटा सुथन्ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? रघुवीर सहाय की रचना कौन सी है? तो देखिए, वे लोग भूल गए हैं। कौन है? वे लोग भूल गए हैं, इनकी रचना है वे लोग भूल गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवाददाता रहे? तो रघुवीर सहाय जो एक पत्रकार भी थे वो नवभारत टाइम्स के पत्रकार रह चुके हैं। किस अखबार के? तो नवभारत टाइम्स के। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक प्रधान के प्रधान संपादक थे? तो जो रघुवीर सहाय जी थे वो दिनमान एक समाचार पत्र हुआ करता था, उनके प्रधान संपादक थे। और जो नव भारत टाइम्स में, उसमें अखबार में विशेष संवाददाता थे। अगला प्रश्न देखते हैं
कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। यह एक निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या कविता है, तो इसका हो जाएगा निबंध। इसको ये तो मेरे को याद नहीं था, लेकिन एक बार देख लेता हूँ, इस पे कोई भरोसा नहीं है कि क्या कौन सा है। दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश। हाँ, सही है, सही है। देखो दोस्तों, ऐसा है कि मैं रट के दूसरे यूट्यूबर के जैसे मैं रट के नहीं आता हूँ। मैं जो याद है वही याद है, ऐसा बात नहीं है। वैसे और पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ए का पहला का ए दूसरा का बी लगा के चल गए, उसका पूरा डिटेल देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो ये एक कविता है, यह एक कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था, तो हमने शुरू से ही बता रहा हूँ कि 1929 में हुआ था, 1929 में, 9 दिसंबर 1929 में। आप डेट नहीं भी याद रहेगा ना, अगर वो क्या कहते हैं ईयर याद रहेगा ना, ईयर सबसे अच्छा रहता है, ईयर। वैसा क्वेश्चन पूछ देगा अगर डेट वाला, तो इसे नहीं पूछता है, लेकिन ईयर में डिफरेंस दे देता है, तो ईयर से पहचान जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवीर सहाय जी के पिताजी का क्या नाम था। उनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है। तो उनका जन्म स्थल लखनऊ है। तो कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है। तो रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक रघुवीर सहाय। हंसो जल्दी हंसो, हंसो और जल्दी हंसो किसकी रचना है। हंसो और जल्दी हंसो, यह जो है यह रघुवीर सहाय जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवीर सहाय किस प्रधान प्रधान संपादक थे। तो ये दीनमान के प्रधान संपादक थे। मैंने अभी पहले ही बताया कि संवाददाता थे वो नवभारत टाइम्स के रघुवीर सहाय जी, और दीनमान के प्रधान संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं। रघुवीर सहाय किस कृति के। तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठी था, कुछ पत्ते की ये तितली जो है जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 37 है, लास्ट क्वेश्चन है इस दिस चैप्टर। रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार थे। तो इनका देखिए, इनका जन्म 1929 में हुआ था। इनका जन्म 1929 में हुआ था। तो देखिए 1900 से 20 की ओर बढ़ रहा है, तो इसके लिए इसलिए यह 20वीं सदी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नहीं ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है प्यारे नन्हे को बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। इनके जो लेखक हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है इनके लेखक। इनके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो पहले विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म 1937 में हुआ था। रुकिए रुकिए, गड़बड़ा गया यार। चैप्टर नंबर 11 पे हैं कि विनोद कुमार शुक्ल को, नहीं पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। 1937 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। और यह निवासी थे रायपुर छत्तीसगढ़ के। और और क्या बोले इनको, जो दया मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में इनको दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बस इतना जान लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सी पुरस्कार मिले। अभी हमने बताया कि इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है वो राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगर इनकी अस्थायी निवास पूछेगा तो रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास का स्थान कहाँ था। विनोद शुक्ल का निवास स्थान देखिए रायपुर छत्तीसगढ़। इनका निवास स्थान पूछ दे तो रायपुर छत्तीसगढ़, और इनका जो जन्म स्थान पूछ दे तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविताएं लिखी है। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। तो इन्होंने लिखी है प्यारे नन्हे बेटे को। कौन सी कविता है, प्यारे नन्हे बेटे को। अधिनायक रघुवीर सहाय, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहानी, हार जीत ज्ञानेंद्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, नहीं हार की जीत अशोक वाजपेयी, सॉरी बच्चों, हार की जीत होगा अशोक वाजपेयी की, सॉरी।
अगला प्रश्न देखते हैं इसका कि रघुवीर सहाय को स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान की गई? स्मृति पुरस्कार कब प्रदान की गई? तो इनको जो स्मृति पुरस्कार था, स्मृति पुरस्कार 1990 इसमें दिया हुआ है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सही है कि गलत है। स्मृति पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार, ये देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, 100% गलत है। इसको देख लीजिएगा, 100% गलत है। 1992 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला था 1992 में। याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये इतना गलत दिया हुआ है ना कि पगला जाएगा पढ़ने वाला। ये सब बहुत गलत दिया हुआ है, अगर इसको बारीकी से नहीं पढ़ेगा उसका 2-3 नंबर इधर उधर हो जाएगा, फिक्स है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1990 में विनोद कुमार शुक्ल 1990 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सी पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमने पहले ही बता दिया कि 1999 में इसको साहित्य अकादमी, और 1992 में स्मृति पुरस्कार, और 1997 में दयामोती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज का अंत कब हुआ? पहचान सीरीज का अंत कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971, ये सही दिया हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं? तो उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? पहला पूछ रहा है, पहला, तो पहला इनका हो जाएगा लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता कौन सी है? लगभग जय हिंद। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस, देखिए इस कविता में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेटे से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ बेटा लोहा कहाँ कहाँ पे है? तो उनका बेटा जवाब देता है कि कुदाल भी लोहा का है, खुरपी भी लोहा का है, मतलब बहुत चीज़ बताते हैं। अ, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो कविता का नायक कौन था? कविता का नायक कौन था? तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक जो था उनका बेटा जो था भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक के एक कवि के रूप में सामने आए? तो किस दशक के? तो वो 7वें 8वें दशक के एक कवि के रूप में सामने आए थे, 7वें और 8वें दशक के। अगला प्रश्न देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य किस विधा का संग्रह है? तो ये एक कहानी संग्रह है, एक कहानी साहित्य विद्या किस विधा की? महाविद्यालय। महाविद्यालय क्या है? एक साहित्य कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया? तो नौकर की कमीज। कौन सी? नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया। कंकाल ये जयशंकर प्रसाद जी का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पेड़ पर कमरा का अनुवाद पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो ये इतावली भाषा में हुआ था। किस भाषा में? इतावली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो विनोद कुमार शुक्ल की गंगा तट नहीं है, घास का दुख नहीं है, आंसू झरना लहर, ये सब जितना है ये है जयशंकर प्रसाद जी की, और ये सब कुछ बचा रहेगा इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा कविता संग्रह? तो वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया विचार तरह, ये इन्हीं का रचना है। देखिए, नौकर की कमीज, वह आदमी नया गरम देना, कोट का बात आ जाए ना, कमीज कोट आप पूछेगा लेखक तो आंख बंद करके मार दीजिएगा विनोद कुमार शुक्ल, समझे। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि एक तार लोहे का, लंबी लकड़ी दो लंबों बांध हुआ, बाहर लोहा दिख जाए, लोहा का
लंबी खम्बो दो, ये लोहा दिख जाए, लोहा का बात एक ही चैप्टर में हुआ है तो वो किस चैप्टर में हुआ है? प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजनांदगांव गांव छत्तीसगढ़, इनके निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 को हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता संकलित है, मतलब प्यारे नन्हे बेटे को ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है वह आदमी एक नया कोट पहनकर चला गया, यहाँ से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेहनतकश औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? कवि कवि इस अथी लाइन में कहते हैं कि मेहनतकश व हर मजदूर व हर औरत लोहा है। क्या है? लोहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, लोहा। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो इनकी जो कृति है दीवार पर खिड़की है रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, अभी नहीं है क्या? हाँ अभी भी है, लेकिन इनकी जो रचना है वो तो गजब है। दीवार पे एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई? बहुत अच्छा है। मनी कौल ने, देखिए कोई भी फिल्म बनाएगा तो वो कॉमेडी ज़्यादा रखता है ताकि दर्शक उसमें आए, मनी इन्वॉल्व हो। तो देखिए एक नौकर की कमी देखने से ही लग रहा है कि कॉमेडियल होगा बात इसमें, इसी पर इन्होंने फिल्म बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो पत्नी देखिए, पत्नी जो है ना, पत्नी समझाती है, पत्नी समझाती है, लेकिन जो पति जो होते हैं यानी कि पिता, वो सिखलाते हैं। क्या कहते हैं? देखिए पत्नी समझाती है, यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है, पत्नी समझाती है लेकिन पति जो होते हैं वो सिखलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है कि पिता बिटिया को क्या करता है? तो अभी मैंने बताया कि पिता बिटिया को सिखलाता है। क्या करता है? सिखलाता है। अगला प्रश्न होगा कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है, लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है, कर्म का, लोहा कर्म का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये पहले भी आ चुका है, प्यारे नन्हे बेटे कविता किस संकलन से लिखा है? वह आदमी एक नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की से। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज क्या है? तो ये एक प्रकार की उपन्यास है, और नौकर की कमीज पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। और नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ये क्या है? उपन्यास है। इस पे मनी कौल ने, किसने? मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। मनी कौल याद रखिएगा, हाँ ये भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला चैप्टर ये खत्म हो गया। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है कि हार की जीत, हार की जीत, हार की जीत। आप लोग बताइएगा कि हार की जीत के राइटर कौन है? हाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, हार की जीत की राइटर कौन है? तो इनके जो राइटर हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? इनके जो राइटर हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। तो इनकी जो राइटर है अशोक वाजपेयी जी हैं। इनका जन्म 1941 में हुआ था, 1941 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम है, इनकी माता जी की नाम निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी था। बस सम्मान इनको मिला था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, दया मोदी कवि शेखर पुरस्कार। और यहाँ से एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछता है कि इन्होंने 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित की, यानी कि 3 दर्जन, यानी कि 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36, 36 मौलिक कृतियां संपादित की है इन्होंने। समझ जाइए, 1 2 नहीं 36। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कविता गद्य कविता कौन है? गद्य गद्य कविता कौन है बताइए? गद्य कविता कौन है? तो गद्य कविता
हार की जीत है, गद्य कविता। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रहे? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय के प्रथम कुलपति जो थे वो अशोक वाजपेयी जी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। यहाँ से एक और प्रश्न पिछले वाले चैप्टर से बनता है, वो गद्य खंड में है कि भागलपुर के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो कौन बने थे? तो दिनकर जी बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि साम्यवाद किससे लड़ रहा है? साम्यवाद किससे लड़ रहा है? तो साम्यवाद पूंजीवाद से लड़ रहा है, पूंजीवाद से लड़ रहा है। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो वो भारत के प्रशासनिक सेवा यानी कि वो यूपीएससी प्रशासनिक, हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, नहीं यूपीएससी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक वाजपेयी का मूल नाम क्या है, कहाँ है, मूल निवास कहाँ है? तो कहाँ है इनका मूल निवास? इनका मूल निवास पूछ रहा है तो सागर मध्य प्रदेश सही है, इसका सही जवाब सही है, सागर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये जो ली गई है हार जीत की। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही कविता किसके द्वारा रचित है? तो ये अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो अशोक वाजपेयी ने हार की जीत कविता लिखी है। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? उनकी माँ का नाम था निर्मला देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। हार की जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो ये कहीं नहीं वहीं से लिया गया। हार की जीत कहाँ से लिया गया? कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? इन्होंने किस विद्यालय से बीए किया, कोई बताएंगे? तो इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए किया। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? इन्होंने किस कॉलेज से एमए किया? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, इन्होंने दिल्ली से क्या एमए किया। हार की जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये एक प्रकार की गद्य कविता है। कैसी कविता है? गद्य कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कि अशोक वाजपेयी किस विद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रह चुके हैं। और हार की जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? तो उत्सव जो है यह शासक वर्ग मना रहे हैं। कौन मना रहे हैं? शासक वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं कि हार की जीत, हार की जीत, हार की जीत कैसी कविता है? तो यह एक गद्य कविता है। कैसी कविता है? गद्य कविता। हार की जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया है? तो हार की जीत में हार का प्रश्न उठाया है। देखिए, ये देखिए, जो इस कविता में यह कहा जाता है कि एक बूढ़ा मकस वाला जो रहता है वो रोड सींचते रहता है, लेकिन उधर से ढोल बाजे के साथ भीड़ आती है और कहती है आज फिर हम जीत गए। लेकिन यह मकस वाला जो कहते रहता है कि नहीं, हम फिर से पुनः हार गए, हम जीते नहीं। वो ढोल बाजा के साथ हमारी जीत नहीं, हमारी हार आ रही है। तो वही यह कहना चाहते हैं, ये हार का इसमें जिक्र किया गया है, प्रश्न उठाया गया है। अशोक वाजपेयी जी ने कहा कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? उन्होंने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की है? तो उम्मीद का दूसरा नाम इनकी रचना है। ये मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का है। याद रखिए, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो ये भी अशोक वाजपेयी की। याद रखिएगा, जितनी रचना है ना ये सब रटना पड़ेगा। एक पतंग अनंत में, जैसे हो गया उम्मीद का दूसरा नाम, तो ये सब अशोक वाजपेयी की सब रटना पड़ेगा, इससे नहीं याद होगा। ये कहानी थोड़ी है जो आप याद कर लीजिएगा कि रोड कौन सी चलाता तो मकस वाला किसके ये वो, तो ये नहीं होता। इसमें याद करना ही पड़ेगा, डेट और ये सब याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद है कौन सी काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो गंगा तट इनके द्वारा रचित नहीं है।
क्या हो जाएगा, गंगा तट इनके द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तत्पुरुष किसकी रचना है। तत्पुरुष किसकी रचना है, तत्पुरुष किसकी रचना है, तो अशोक वाल्मीकि। ये सब याद करना पड़ेगा भाई। जैसे मैंने कहा अभी तत्पुरुष है, तत्पुरुष, घास का दुख आकाश हो जाएगा, बहुरी अकेला, उसके बाद शहर अब भी संभावना, एक पर अनंत में, थोड़ी सी जगह, तत्पुरुष, ये सब याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा 100% ये सब। नहीं तो आपके देखिए यहाँ से कम जो इनकी रचना पे पूछ देते हैं ना, वो कम से कम 4 प्रश्न यहाँ से रह जाते हैं, तो 4 प्रश्न आपसे लगभग छूट जाएंगे अगर आप इतना याद नहीं करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। इबारत से गिरी, इबारत से, देखिए ये भी, ये सब क्या है याद करने वाला, तो ये अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया, तो वे जो है ये नागरिक के लिए उपयोग किया गया है। मकसवाला क्या कह रहा था, तो वो सड़क सींच रहा है। देखिए ये सब एक बार कहानी पढ़े हैं बन जाएगा, ये सब सिंपल है। इस सब के लिए आपको हिंदी एक बार देखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सब तो याद करना ही पड़ेगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो है 1941 ईस्वी में 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। अशोक वाजपेयी की, देखिए ये कोणार्क इनकी नहीं है, एक पतंग अनंत में इन्हीं की कहीं नहीं, वहीं घास का दुबका आकाश में ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, तो इनकी कवि कहा गया, इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार की जीत कविता के रचयिता कौन है। ये सब बच्चा बच्चा जानता है कि अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इन्होंने पूर्व पूर्व ग्रह नामक पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, तो ये जो है आकाश अशोक वाजपेयी की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे, तो आंख बंद करिए। आधुनिक काल हमने बताया कि 1 से 4 भक्ति काल, 5वां है रीति काल, उसके बाद जो आएगा आधुनिक काल मारते जाइएगा। अगला चैप्टर है गांव का घर। कौन सा चैप्टर है, गांव का घर। पहले गांव का घर के लेखक कौन है, हमें कोई बताएंगे कि गांव का घर के लेखक कौन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप लोग एक बार जाके लिख दीजिएगा कि गांव के घर के लेखक कौन है। तो जो इनके जो लेखक हैं ज्ञानेंद्रपति जी है। कौन है, ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था गोंडा झारखंड में हुआ था। कहाँ, झारखंड के एक पहले कवि, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि झारखंड के भी कवि होते हैं। ये ज्ञानेंद्रपति जी, इनका जन्म गोंडा झारखंड में हुआ था। इनके माता जी का नाम सरला देवी, पिताजी के नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था, समझे जी। और इनका निवास स्थान भी जान लीजिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लेकिन इनका जन्म हुआ था गोंडा झारखंड में, निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, समझे जी। देखते हैं कहानी। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह किस पंक्ति की शीर्षक है। तो पंचायती राज में जैसे खो गए परमेश्वर, इस 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 कविता में लेखक जो है ना गांव का विश्लेषण क्या कहते हैं कि कैसे पुराना चीज पीछे छूटता गया, सब कुछ नया आधुनिक हो गया है। कैसे टिकली जो माता बहनें करती है उसको कैसे दीवार पे साट के रखते थे सोहजन के जो गोंद होता है ना उससे। लेकिन अब ये सब नहीं है, अब सब तो वीआईपी हो गए हैं। तो इसका हो जाएगा सही गांव का घर। ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल, तो इनका जो जन्म स्थल था गोंडा झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानेंद्रपति जी के पिताजी का नाम क्या था। इनके जो पिताजी का नाम था, देखिए माता पिता तो सरला देवी माता, देवेंद्र प्रसाद चौबे पिताजी का नाम। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पे थे, तो वो जो जेलर जिसको कहते हैं ना वो थे। ये क्या थे, जेलर थे, जेलर रह चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। ज्ञानेंद्रपति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए, तो इन्होंने लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर ये कारा अध्यक्ष यानी कि जेलर के पद पर नियुक्त हो गए थे। अगला प्रश्न आता है
कि ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी। ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी थी। इन्होंने गांव का घर लिखा। क्या लिखा? गांव का घर। ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि हैं? तो वो जो है आधुनिक। आंख बंद करिए, आधुनिक काल। 5 सीधा आधुनिक, 5 से पहले क्या कहते हैं, भक्ति, या 5 वाला रीतिकाल। ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? तो वो जो थे 8वें दशक में उदित हुए, 8वें दशक में। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानेंद्रपति के पत्नी क्या, ज्ञानेंद्रपति के पति का क्या नाम? ज्ञानेंद्र, अरे यार कैसा क्वेश्चन दे दिया, मतलब कुछ भी पूछ देता है। ज्ञानेंद्रपति के पति का क्या नाम? अरे यार पिता लिखना था यहाँ, नहीं, इसको देख लीजिएगा, मिस्टेक करते रहता है इसका, कोई सीमा नहीं। यहाँ होता पिता, तो यहाँ देवेंद्र प्रसाद चौबे, समझे जी। इनकी पत्नी का इसमें जिक्र भी नहीं किया गया है पूरा कविता में, ये पत्नी कहाँ से आ गई। ज्ञानेंद्रपति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विद्यालय से किए? तो उन्होंने जो पटना विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए किए थे, अपना ही पटना से किए थे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विद्यालय से किया था? तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। बिहार से इनको काफ़ी लगाव था, लगता है बिहार आके सबका डिग्री लेके चल गए। तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने हिंदी में एमए किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानेंद्रपति उसकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनको संशयात्मा पर उनको 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांव में अब क्या धुनें सुनाई दे रही है? तो देखिए, गांव में तो आप लोकगीत सुनाई नहीं देती, अब तो ऑर्केस्ट्रा का जमाना है, तो लोकगीत कहाँ से सुनाई देगा? तो क्या हो जाएगा? लोकगीत। ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी एक काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक। कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है? तो भीष्वर भी है, सस्यात्मक। इन्हीं के लिए इन्हों 2006 में क्या मिला था, क्या कहते हैं उसको, साहित्य अकादमी पुरस्कार। संशयात्मा पर 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ी सी जगह इनकी नहीं है। कवि ने कहा इन्हीं की है, लेकिन थोड़ी सी जगह नहीं हो, इसी का है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति जी की है? देखिए, रचना से भर भर के क्वेश्चन रहता है, आप जाइएगा रचना का दर्शन होगा, इसलिए ये सब रट लीजिए डायरेक्ट। गंगा तट इसका है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है? तो गंगा तट। आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? हाँ, आंख हाथ बनते हुए, तो ये जो है ज्ञानेंद्रपति जी की रचना है। गांव का घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? देखिए, पहले जो होता था, बुजुर्ग लोग जो थे घर में आने से पहले खांस लेते थे, ताकि घर में जितना अथी नैका नवैली कनिया सब अली हन ना, वो सब सतर्क हो जाए, क्या समझी? तो ये बुजुर्ग सब छाके ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्कस का प्रकाश बुलाबो शहर की कितनी दूर से आने वाला है? तो सर्कस का जो प्रकाश है वो 10 कोस से आने वाला है। संशयात्मक किसकी कृति है? देखिए ये जो है ज्ञानेंद्रपति जी की कृति है। इन्हीं पे 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। याद रखिएगा, आपको पूछ देगा कि ज्ञानेंद्रपति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संशयात्मा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध में डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? तो दूध में जो बूढ़े गवाल दादा से ना वो अंगूठे के छाप लगवा लेते थे, ताकि उनका मंथली गिनता था कि आज दिए तो आज अंगूठा लगा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानेंद्रपति की काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्रपति की काव्य नाटक क्या है? एक चक्रा नगरी। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? उनका जो जन्म था 1 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो संशयात्मा। 2006 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 2006 में। गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव के घर कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्रपति जी हैं। गांव के घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो ये जो है संशयात्मा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं
ज्ञानेंद्र को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? एक ही क्वेश्चन बार बार आता है संस्यात्मा पर। साहित्य ज्ञानेंद्र को का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि ने क्या कहा? कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा, लास्ट क्वेश्चन है शायद इस बुक का। कवि ने कहा क्या? ये क्या है? ये इनकी एक रचना है। कवि ने कहा, इनकी एक रचना है, ये एक कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा या ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमको सपोर्ट करिएगा। हम लोग भी थोड़ा बहुत आगे जाना चाहते हैं, वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का एक सपना है, आप लोग ज़रूर पूरा करेंगे। आई होप। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मज़ा आया होगा तो हंसते रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।